हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, कल के कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने 1857 का रिवॉल्ट किया था और उसे हमने एक पड़ाव पे छोड़ा था। हमने पूरा कोर्स बताया आपको, सभी सेंटर ऑफ रिवॉल्ट बताए, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट के सभी लीडर्स बताए, कोर्स कैसे फॉलो हुआ ये बताया, रिवॉल्ट को सप्रेस जिस तरह से किया गया और किन ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू किया गया उनके जिक्र किए, उनके नाम बताए। हर चीज़ पे हमने गहरा जिक्र किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पर डिटेल में डिस्कशन हुई वो थे कॉजेज़। हमने कारणों का अध्ययन बहुत गहराई से किया है कि नहीं। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक नए ढंग से आज आपको ख़त्म करके देंगे 1857 का रिवॉल्ट। इसमें हम चीज़ों को अपने तरीके से पकड़ेंगे लेकिन सब कुछ ही ख़त्म होगा। पहला प्रश्न करता हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आज का लेक्चर रखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि वाई सिपाही। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा क्यों हुआ, वाई सिपाही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो क्वेश्चन इज़ वाई सिपाही। इसका आंसर मैं करता हूँ। देखिए, जिस वक्त की भारत की बात आप करते हैं उस समय में देशभक्ति, जिसे पैट्रियोटिज़म कहते हैं, नेशनलिज्म, नेशन, ऐसा कंसेप्ट अभी बहुत अर्ली था इंडिया के लिए। ये चीज़ें तब अचीव नहीं हुई थी। क्यों नहीं अचीव हो पाई थी ये चीज़ें? अगर आप भारत के लेवल पर देखें तो विद्रोह में कौन शामिल हुआ है? विद्रोह में किसान शामिल हुआ है, पीसेंट। और किसान की परेशानियां क्या है जिसकी वजह से वो शामिल हुआ है? परेशानी ये है कि उससे बहुत अधिक लगान लिया जाता है, उसे उसकी ज़मीनों से एविक्ट कर दिया गया बेदखल, और पट्टे जो हैं वो साइन नहीं किए जाते हैं, प्रॉपर नहीं दिए जाते हैं। एट्रोस क्लाइमेटिक नेचुरल कैलेमिटीज़ की कंडीशन में भी उसे एग्जम्प्ट नहीं किया जाता। उसकी ये मांगे पूरी कर दो, फिर उसे कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा देशभक्ति जैसा नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट। ये समस्याएं अगर ज़मींदार सुन ले और अंग्रेज सुन ले तो फिर कोई समस्या नहीं है, विद्रोह शांत है। ज़मींदार की समस्या क्या थी? ज़मींदारों को कहना था कि बहुत ही हाई वैल्यूड असेसमेंट की वजह से हमसे जो चार्ज किया जाता है रेवेन्यू, वो ना पे करने की कंडीशन में हमारी ज़मीन का फॉरफीचर भी आपने अलाउ किया हुआ है, उसे कब्जाया जा सकता है, तो आप उसे कब्जा लेते हैं। ऐसे में जब आप उसे कब्जा लेते हैं, आप उसे किसी और को ऑक्शन कर देते हैं, वो बिक जाती है, तो हम ज़मीनों से वंचित हो जाते हैं। अगर ज़मींदार की इस बात को सुन लें, अवध के ताल्लुकदारों की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, वो भी नहीं आएंगे विद्रोह में, वो भी शांत हो जाएंगे। ऐसा किया अंग्रेज़ों ने। आर्टिजन का हैंडीक्राफ्ट वर्कर का क्या कहना है कि भाई मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, ऑटोक्रेटिक प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से, डिक्टेटेड प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो बाहर से सामान आ रहा है उसे इंडिया में फ्री एक्सेस देने की वजह से हमारा काम धंधा ख़त्म हो गया। अगर इन नीतियों में सुधार कर दिया जाए तो उनको कोई समस्या नहीं है, वो भी ठीक है। जितने भी भारतीय शासक हैं, भारतीय राजा हैं, वो तो बहुत अच्छे से चल ही रहे थे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के तहत। ये तो जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनका राजपाट ले लिया गया तब जा करके उनको समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और वो आए हैं इस मामले में। अदरवाइज़ 1856 तक अवध चल रहा था। 1801 में ही सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी साइन करके अवध को कोई टेंशन नहीं थी कि भाई भारत लुट रहा है, विदेशी यहाँ पर धरती पर आकर के बैठे हैं, उसका साथ बस अपना करार हो गया है, बस चल रहा है। लेकिन जब बात अपने राज शासन पे पड़ी, जब अपनी टेरिटरी ले ली गई, मौके का फ़ायदा उन्होंने भी उठाया। ये चीज़ें वापस से रिस्टोर हो जाती तो वो नहीं होते। ऐसा रजवाड़ों ने किया, 57 के विद्रोह में ऐसा हुआ है। पंजाब ने किया, पंजाब, पटियाला, नाभा, जींद इन्होंने किया, नेपाल ने किया, महाराजा कश्मीर ने ऐसा किया, जोधपुर ने किया, नवाब और भोपाल ने ऐसा किया, इंदौर के होलकर ने, ग्वालियर के सिंधिया ने ऐसा किया, हैदराबाद के शासकों ने, निज़ाम ने ऐसा किया, सब ने किया। ये किया उन्होंने। अंग्रेज़ों के प्रति फेवरेबल थे, अंग्रेज उनके प्रति फेवरेबल थे, उल्टा रिवॉल्ट को सप्रेस किया इन्होंने। तो अंग्रेज़ों ने ब्रेक वाटर कह के बुलाया, लॉर्ड कैनिंग ने ब्रेक वाटर कहा। ये राष्ट्रवाद की फीलिंग अभी नहीं थी, ये पैट्रियोटिज़म, ये देशभक्ति, ये नेशन, ऐसा नहीं था। यही से कारण आता है कि सिपाही ही ये विद्रोह कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? कारण क्या है? जब सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो सिपाहियों में एक चीज़ कॉमन ये थी कि सिपाही, आज अब जब जलंधर की बात करते हैं आपको यहाँ पे सिविल लाइन सुनने को मिलती है, पुलिस लाइन सुनने को मिलती है। क्यों सुनने को मिलती है? सिविल लाइन मतलब कि वो लाइन जहाँ पे सिविलियन रहते हैं, मतलब यहाँ पे
आर्मी पीपल नहीं रहते, तभी तो उसका नाम सिविल लाइन है। तो मतलब कोई ऐसा डेडिकेटेड एरिया भी होगा जहाँ पे आर्मी पीपल रहते हैं, कैंटोनमेंट, नाम ही कैंटोनमेंट है ना, यही कारण है। तो ऐसे में जब आप कैंटोनमेंट में हैं, जब आप मिलिट्री लाइन में रह रहे हैं, तो इस चीज़ की वजह से क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, वो ये मिलती हैं कि जितने भी आर्मी पर्सन हैं उन सब की अथॉरिटी सेम है। ब्रिटिशर्स उनकी अथॉरिटी है, तो सबकी अथॉरिटी सेम है, सबका ऑनर सेम है, कॉमन है, पहली कॉमन चीज़। सेकंड, सबकी सर्विस कंडीशन सेम है ना, सर्विस कंडीशन सेम है सबकी। जिस तरह के नियम एक को फॉलो करने हैं वो सबके ऊपर लागू होंगे। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके सर्व करना है, करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जो जो नियम सब पे, परेड इतने बजे होगा, ड्रिल इतने बजे होगा, ये बंदूक चलाना, ऐसे काम करना, ये सबको करना पड़ेगा, ये सबके ऊपर लागू होता है। सबकी प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सैलरी और अलाउंसेस से जुड़ी है, सेम है, भत्तों से जुड़ी प्रॉब्लम सेम है, तो प्रॉब्लम इज सेम। इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस में नहीं रखा जा रहा, खाना पीना अच्छा नहीं दिया जा रहा, इन्फीरियरिटी स्टेटस पे रखा जा रहा है, सबका सेम है। फैमिली से मिलने पे नहीं दिया जा रहा है, एट डिस्टेंस, परिवार से दूर है, छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, लीव कंडीशंस नहीं है, ये प्रॉब्लम सबका सेम है। यूनिफॉर्म वगैरह बाकी चीज़ें क्लीन नहीं है, प्रॉब्लम सबका सेम है। ये सब समस्याओं की बात करें तो समस्याएं सबकी सेम है, ऑल प्रॉब्लम्स आर सेम। तो जब आपकी समस्याएं सेम है तो इन समस्याओं से निकलने का सोल्यूशन भी तो आप सेम ही सोचेंगे ना। तो आप एक फ्यूचर भी तो कॉमन ही सोच रहे हो ना, अपना एक कॉमन फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो ना। तो फ्यूचर एस्पिरेशंस सेम है कि ये सैलरी हो जाए, छुट्टियां मिलें, परिवार से मिलें, ये ह्यूमन कंडीशंस हो जाएं, ये रहने सहने का तरीका हो जाए, इस तरह से हमें डिग्निटी मिले, ये फ्यूचर कंडीशंस आपकी सेम है। तो नेशन भी तो यही होता है, जिन्होंने इतिहास एक जैसा साझा किया हो, कॉमन हिस्ट्री रही हो, जिनके कल्चरल कस्टम वैल्यूज़ को आप एक कॉमन ग्राउंड पर ला करके एक एथनिक रूप दे सकें, जो एक कॉमन फ्यूचर एस्पायर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए अपने लिए, और जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लैंड से खुद को जोड़ करके देखते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन होने के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ कर दी अंग्रेज़ों ने, वो क्या थी? विद्रोह में बंगाल आर्मी का जिक्र बार बार आ रहा है। 34th नेटिव इन्फेंट्री की अगर हम बात करें, मंगल पांडे, तो बंगाल आर्मी वाज द सेंट्रल टू द रिवॉल्ट, और बंगाल आर्मी सबसे बड़ी आर्मी के तौर पर भी मानी गई है। पूरे भारत भर में इसी बंगाल आर्मी के दम पर ही अंग्रेज़ों ने शासन स्थापित किया था। इस बंगाल आर्मी में उस समय अकेले अवध के इलाके से ही 70,000 सिपाही थे। 75,000 सिपाही अकेले अवध से आते हैं। तो जिस समय इन अवधी सैनिकों को, जो कि बंगाल आर्मी का हिस्सा हैं, इन्हें राष्ट्रवाद का पता नहीं था, इन्हें देशभक्ति का पता नहीं था, पैट्रियोटिज्म नहीं था। इन्होंने पंजाब जीत के दिया आपको, सिंध जीत के दिया, अफ़गान जीत करके दिया, इन्होंने मराठे हरा करके दिए, इन्होंने बादशाह हरा करके दिया, इन्होंने हैदराबाद हरा के दिया आपके लिए। सेना ने अंग्रेज़ों के लिए इन्होंने ये सब किया क्योंकि राष्ट्रवाद का इन्हें पता नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पे गलती कर गए, क्षेत्रवाद का इन्हें पता था। रीजनलिज्म से एक अटैचमेंट बंदे एक पर्सन की बाय बर्थ होती है। इसके लिए पॉलिटिकल अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं होती, एक नेशनल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होती। ये बाय बर्थ पर्सन अपने गांव, अपनी ज़मीन से जुड़ जाता है। ये उसकी एक अदा होती है, उसका एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। तो इनका एक कल्चरल टाई अपनी ज़मीन से था, अपने रीजन से था, अवध से था। और जब अवध 1856 में अनेक्स किया है अंग्रेज़ों ने वाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत जब फिर फाइनली वहाँ पर किसानों पर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो उस समय की बरतानिया सरकार जो भारत में है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके जो ये बंगाल आर्मी के सैनिक जो अवध से आए हैं, ये एक तरह से सैनिकों की वर्दी में किसान ही तो थे। तो इनके देश में जब किसानों के साथ, इनके परिवारों के साथ, इनके भाई, इनके पत्नी, इनके पिता माता के साथ जब किसी तरह का अत्याचार होगा तो ये कैसे वो छूते रहेंगे? ये टाई तो होना ज़रूरी था। तो रीजनल कनेक्टिविटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बंगाल आर्मी में मेजॉरली यही थे। सोने पे सुहागा क्या कर दिया आपने?
एक ब्लंडर कर दिया आपने। ये जो 75,000 अवध में से, इनमें से मेजॉरली ये ब्राह्मण और राजपूत थे। मतलब रीजनल टाई से आगे बढ़ करके इनका किनशिप का टाई भी था, माने कि क्लैन टाई। ये तो एथनिकली कनेक्टेड भाई हो गए भाई, ये बड़ी बात है। तो आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। ये कारण थे, इसकी वजह से सिपाही ही थे उस समय में जो एक कलेक्टिव फ्रंट खड़ा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर अंग्रेज आप पर अत्याचार कर रहे हैं तो सेल नहीं, मोबाइल नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, फास्ट मोड ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं है। दूसरी जगह पे भी वो वही अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए आपको नहीं पता कि आप दोनों एक जैसा अत्याचार झेल रहे हो। लेकिन सेना में आप मिलिट्री लाइन में रहते हैं, एक के साथ जो कपड़ा दिया जा रहा है बाकी को भी वही यूनिफॉर्म मिल रहा है, खाने की परिस्थितियाँ सेम है, चूहे दौड़ रहे हैं, बैरक में रहने की परिस्थितियाँ सेम है, जो सैलरीज प्रॉब्लम है सेम है, भत्ते की प्रॉब्लम सेम है, परिवार से ना मिलने देने की प्रॉब्लम है, गांव में जो आपके परिवार के साथ हो रहा है वो साथ वाले फौजी के परिवार के साथ भी हो रहा है, सब सेम है। तो यहाँ पर कॉमन जो आपके ऊपर एट्रोसिटीज़ अफ्लिक्ट की जा रही हैं वो कॉमन एक्सपीरियंस फील भी हुआ, उस समय में फेल्ट हुआ, क्योंकि वो सब एक ग्राउंड पे इकट्ठे थे उस समय, और वो ग्राउंड देती हैं द मिलिट्री लाइंस और द कंटोनमेंट एरियाज। इस वजह से भारत भर में सभी सिपाहियों की एक परिस्थिति, और उसकी वजह से एक पर्सन जिम्मेदार है, और वो यहाँ पे हो गया ब्रिटिश। आई बात समझ में? तो सिपाही यहाँ पर खड़े हुए। अगर कुछ नेशन जैसा कुछ सोच सकता था उस समय तो सिपाही सोच सकते थे, क्योंकि वो जो ग्राउंड चाहिए वो लगभग यहाँ बन रही थी। हालांकि इनकी भी अवेकनिंग नेशनल अवेकनिंग नहीं थी, वो मैं समझ आ जाएगा अभी आपको। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि ये समय को चुना गया भाई 1857 व 1857, समय में भी खास बात होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि र्यूमर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है 1857 के रिवॉल्ट में। लंबे समय से नागा, पंडित, मौलवी, साधु, सन्यासी, इन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों में एक बात फैलाई थी कि ठीक 100 साल बाद, पहले ही लिखा गया है, ठीक 100 साल बाद अंग्रेजी शासन खत्म, अंग्रेज बहादुर जाएंगे। कब? 23 जून 1857 को, क्योंकि 23 जून 1757 को क्या हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी। इस चीज़ ने लोगों के दिमाग में, दिल में गहरा असर किया हुआ था कि ये तो वही समय आ गया भाई, तो बड़ा सही है, अचानक से कुछ नहीं हुआ, ये तो सब विधि का विधान ही हो गया। भविष्य में के लिए ये पहले ही लिखा गया था। वही मई के जून के महीने, वही सेना का विद्रोह, जगह जगह अंग्रेज़ों का परास्त होना। क्या है भगवान प्रभु, इतनी बड़ी भविष्यवाणी, सब सच, और हुजूम उमड़ा लोगों का। तो र्यूमर्स का एक रोल बड़ा रहा। तो ये समा बड़ा गोल्डन है, ये समय का मतलब समझिए, ये साल कोई मजाक नहीं। 1857 ये 100वां साल है 1757 का, ये कोई मजाक का साल नहीं है। 1857 का अपना एक महत्व है। टेक्निकली देखें तो इसके पीछे और कारण बनते थे। वो क्या कारण बनते थे? अंग्रेज़ों के द्वारा एक शुरू से भ्रम पैदा किया गया था कि जैसे उनकी सेना, उनका कल्चर, कस्टम, क्लैन इनविंसिबल है, अभेद है, इसे कोई भेद नहीं सकता। यह भ्रम भी टूट रहा था। कैसे? सबसे पहली कहानी 1838 से 1842 के दौरान जब अफ़गान वॉर हो रही थी, तो इसके दौरान सीक्वेंस में कई बैटल्स हुई, और उन कई बैटल्स में अंग्रेज़ों को पटकनी खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, परास्त हुए। और कौन लड़ रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से? सैनिक कौन थे? भारत के। तो जब अंग्रेज परास्त हो रहे हैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और आंखों में वो दृश्य किसी भी और भारतीय के कंपैरेटिवली किसकी नज़रों में ज़्यादा होगा? सैनिक, क्योंकि सैनिक उस समय में ग्राउंड ज़ीरो पे है ना। आप सब गांव में अपने घर पे हैं, अंग्रेज जो भी पत्र में लिखा दें, अखबार में छपा दें, वही मिलेगा। जो नगाड़े से सुना दे वो सुनोगे, लेकिन जो सीधा ग्राउंड ज़ीरो से आंखों देखा हाल देख के आ रहा है, उसे तो मूर्ख नहीं बना सकते ना। सेना तो देख रही थी कि ऐसा इनविंसिबल जैसा कुछ नहीं, अफ़गान सैनिक तो हार आ रहे हैं, ये तो सांसें फूली पड़ी हैं इनकी। अगला कारण 1842 ऑनवर्ड्स 1849 सिख वॉर के दौरान लगातार सिखों ने अंग्रेज़ों को हराया।
ये तो सिखों के ही कुछ नेता ट्रेचरस निकले बाद में जाके, वरना शुरुआती सभी जंगों में अंग्रेज हार रहे थे और एक के बाद एक हार रहे थे। ये भी नहीं कि समा लग रहा था, ये चीज़ देख रहे थे अपनी आंखों से, क्योंकि मेन आर्मी बंगाल की थी वहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से, उसमें अवध के लोग, तो उनको तो ग्राउंड जीरो पे एक्सपीरियंस मिल रहा था कि अरे ये भी हारते हैं, अंग्रेज भी हारते हैं। और सबसे बड़ी घटना घटित हो गई 1854 से 1856 के बीच में। आप सबको पता है ये पूरी सेंचुरी है जिस समय रशिया और ब्रिटेन ऑपोजिट चल रहे हैं, यूक्रेन उधर, वहाँ पर क्रीमिया, तो क्रीमियन वॉर चल रही थी। और क्रीमियन वॉर में ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ी अंग्रेज़ों को 1854 से 1856 के बीच में। इस क्रीमियन वॉर में जो अंग्रेज़ों की हार हुई, इसने पूरे भारत भर में ये खबर फैला दी। और ये भी अनुभव किसके वाया फैला? सैनिक, कि ये देखो हार गए, इनविंसिबल नहीं है ये, किसी के बारे में यही थॉट हो जाना कि कोई अभेद नहीं है, ये एक बड़ा आधार होता है किसी को भेद देने का। इसी आधार पर सैनिकों से ज़्यादा ये अनुभव किसके पास हो सकता था, आप मुझे बताएं? केवल सैनिक। तुम्हारे दैट्स व्हाई माय आंसर इज द सिपाही, कि सिपाही थे और कोई हो नहीं सकता था। अगला कारण इसे रब कर दूं। सिपाहियों के लिए विद्रोह करना कोई नई बात नहीं थी, म्यूटिनी पहले भी होती रही है, कुछ नया नहीं था। आप सभी जानते हैं 1764 दुगने भत्ते को लेकर के उस समय में नया फरमान जारी किया गया था। जब लगातार युद्ध चल रहे थे, पहले भत्ते ज़्यादा दिए जाते थे जब दक्षिण में फ्रांसीसियों से युद्ध चल रहा था। जब परिस्थितियां स्टेबल हो गई, बंगाल अपने कंट्रोल में आ गया 1757 उसके बाद, तो दुगना भत्ता बंद कर दिया गया था। उसके बाद भी तो म्यूटिनी की थी तब सैनिकों ने, तो उस समय की भी म्यूटिनी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बात अलग है कि म्यूटिनी वाइट पीपल के द्वारा ही हुई है, वाइट आर्मी ने की है, बट म्यूटिनी थी। समय आगे बढ़ा, 1806 में म्यूटिनी हुई है, वेल्लोर की म्यूटिनी। मैंने डिटेल में आपको वो पढ़ाया, वेल्लोर म्यूटिनी किसने की? सैनिक ने की, सेना ने की। 1824 विद्रोह हो गया, समुद्र पार करके बर्मा नहीं जाएंगे, साफ मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, नहीं काम करेंगे। 1844 फिरोजपुर में विद्रोह होते होते रहा, जब सिखों से बैटल चल रहा था, थोड़ी सी पोजीशन बिगड़ जाती, बस विद्रोह चालू था। तो लगातार अगर हम देखें तो विद्रोह तो सेना का अभ्यास ही था एक तरह का, म्यूटिनीज तो होती ही आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे बंगाल आर्मी और बाकी सैनिक इतने एजिटेटेड रहते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ रिवॉल्ट होते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ म्यूटिनी होते हैं, बस थोड़ा रीज़न मिलना चाहिए। और 1857 तो पर्याप्त रीज़न का आधार बना। तो ऐसा नहीं था कि यकायक एक सैनिक उठे और विद्रोह करने लगे। 100 साल का इतिहास विद्रोहों का भी है, ये भी बड़ी चीज़ है, इस बात को भी ध्यान में रखें। कहते हैं कि किसी को अपना पूरा भेद नहीं देना चाहिए। भेद की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का भेद किसे होगा? सिपाहियों को छोड़ के। क्यों? अंग्रेज़ों के आर्म्स एमिनेशंस, अंग्रेज़ों की फाइटिंग प्रैक्टिसेस, अंग्रेज़ों की बैटल प्लानिंग, अंग्रेज़ों की वेपन चलाने का प्रशिक्षण। अरे 100 साल से अंग्रेज़ों ने तो तैयार किया था इन्हें प्रशिक्षण दे करके, और खुद कहते थे कि कमी नहीं है भारतीय सैनिकों में, एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी दे दें तो ये भी किसी यूरोपीय सेना से कम नहीं है। खुद ही तो कॉन्फिडेंस डाला था, खुद ही तो तैयार किया था, हर युद्ध में साथ ले जाते थे। लड़ तो तुम्हारे लिए वही रहते, तो इतना तो सोचो, अगर जो तुम्हारे लिए भारत को घुटनों पे ला सकते हैं, कहीं अपने लिए खड़े हो गए तो तुम्हें भी तो घुटनों पे ला सकते। बस ये थॉट आ गया सैनिकों को, कहते जिनको हमने जिता के भारत का राजा बना दिया, चाहें तो घुटनों पे भी तो ला सकते हैं, सारा हुनर सारे गुण तो हमें आते हैं। अब यहाँ पिस्तौल रखी हो, एक बंदे को चलानी आती है, एक को नहीं। जिसको नहीं चलानी आती वो पिस्तौल का इतना इस्तेमाल करेगा कि उसे पकड़ के किसी को मार देगा, लेकिन जिसे चलानी आती है वो उसका इस्तेमाल करेगा, कईयों को मार देगा। बस किसानों से कहीं अधिक किसान, जहाँ पर तलवार, तीर और अभी भी कस्सी चला रहे थे, वहाँ पे सैनिक गन्स चलाना जानते थे, तोपें चलाना जानते थे, आर्म्स एंड एमिनेशंस कहाँ होते हैं, कैसे काम लेना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, युद्ध कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब पता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों पे उनका एक्सेस था, उनको इस वजह से बेनिफिट मिला। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई सिपाही? अगला जवाब, रेशियलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था, ये कारण भी है, विद्रोह का कारण भी है। रेशियलिज्म आप सबको पता है, रेशियलिज्म कह दिया मैंने, इससे रेशियलिज्म ओके। यार मैं कौन सा फिल्म का पैराडंप करता हूँ कि एक से एक आवाज़ें बताऊँ, रेशियलिज्म, इट्स रेशियलिज्म। तो रेशियलिज्म का एक कंसेप्ट था बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या कंसेप्ट था? 1820 के पहले तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन 1820 तक काफ़ी म्यूटनीज, काफ़ी विद्रोह भारत में, बाकी चीज़ें हो रही थी। तो 1840 तक का एक ऐसा समय आया जब ये माना गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि इन्हें इन्फीरियर रेस के तौर पर कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये करप्ट हैं,
ये लॉयल्टी के पात्र नहीं है, ये किसी का साथ समर्थन देने के योग्य नहीं है। सैनिकों को सूअर से कंपेयर किया जाता था, पोस्टर बनाए जाते थे, इमेजेस छपाई जाती थी। सूअर का मतलब यहाँ पर यह है कि तुम गंद पे रहते हो, गंद खाते हो, गंद सूंघते हो और गंद ही हगते हो, गंद हो। इस तरह से डिग्रेड किया जाता था। गालियाँ, अब्यूज़ कॉमन हुआ करती थी, इन्फीरियरिटी फील कराई जाती थी। तो इस तरह के रेशियल सुपीरियरिटी के एक्ट ने पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट कर दी सेना के अंदर, दैट इज़ एंटी ब्रिटिश फीलिंग। इतिहासकार इस चीज़ को पढ़ करके हैरान है कि रीज़न कोई ठोस नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग, हेट्रेड अगेंस्ट द एलियन। मतलब ये था कोई भी चलेगा, अंग्रेज नहीं। इसीलिए देखिए बादशाह बहादुर शाह जफ़र को दोबारा बैठाया। एंटी ब्रिटिश फीलिंग बहुत, मतलब उनको ये था कि ये नहीं कोई भी और। देखो बादशाह को भी बैठाने को तैयार हैं। बहादुर शाह जफ़र जिनका 150 साल से शासन खत्म हो गया, जिन पे ट्रस्ट नहीं लोगों को, उन्हें फिर से पुनः स्थापित करना चाहते हो आप। अपन को ब्रिटिश नहीं चाहिए बस, और कोई भी बैठे, वाजिद अली शाह बैठ जाए, बिरजिस कादिर बैठ जाए, नाना साहब बैठ जाए, कोई बैठे बस, वो नहीं। ये क्यों आया? क्योंकि रेशलिज्म का एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग था, अब्यूज़ किया गया सैनिकों को, ये प्रॉब्लम था। रेशलिज्म का दूसरा प्रॉब्लम उन्हें क्या आ रहा था? उनका कहना था कि कितनी भी मेहनत कर ले अपन, 70 रुपये सैलरी से ज़्यादा प्रमोट नहीं होने देंगे सूबेदार से ऊपर। और एक स्टेटमेंट है किताब में, वो ये एक स्टोरी है एक सूबेदार की, वो कहता है 35 साल दे दिए सर्विस के, आज भी हालत ये है कि एक फ्रेशर इंडिया में आता है, अफसर बनता है और जब देखो तो लात मारता है। ये कोई लॉयल्टी है? कहता एक देश, एक गवर्नमेंट को 35 साल दिए, ब्लड दिया, स्वेट दिया, देश जीत के दिया, ये ट्रीटमेंट है उसका हमारे प्रति? कोई भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। एंटी ब्रिटिश फीलिंग। अगला कारण, भत्ते वेतन बहुत कम है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उनके लिए तो शुरू से ही विद्रोह चल रहा है कि भत्ते बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, ये सब बढ़ाओ ताकि अपने परिवार का समर्थन कर सकें। मेन एस्पेक्ट ये है कि ये चाहे जितने भी सेना में चले गए थे, चाहे जितने भी, एक कॉमन इनका कल्चर कस्टम हो गया, लेकिन ध्यान रखिए कॉमन अपने क्लैन में है, ब्राह्मण और राजपूत, लेकिन सेना में मिक्सअप होना था बाकियों के साथ भी, लो कास्ट ग्रुप भी थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स के नियमों ने जब इनके कास्ट बैरियर ब्रेक करने जाए, जैसे इनके कास्ट से रिलेटेड एम्बलम, सिंबल्स, मार्क्स, हेड गियर्स, तिलक, गला, कंठा, जनेऊ, मणके, ये सब जब इनमें पहनने से रोका गया, तो आप देख सकते हैं पगड़ी के लिए तो दक्षिण में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, मैंने आपको कराया भी था। तो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट इनका कहना था कि ये रेशलिज्म है, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, हमें ख़त्म किया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये सारी एंटी रेशियल जो एक स्टांस चला अंग्रेज़ों ने, उसने इनको पूरी तरह से खिलाफ किया। इसलिए सिपाही ही तो बनते थे भाई, और कौन बनता था? और कौन खड़ा होता? सिपाही खड़े होने थे। आई बात समझ में? दैट वाज द एस्पेक्ट। अब यहाँ पर अगला इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है कि सिपाही तो खड़े हुए, लेकिन रिवॉल्ट के कारणों को अगर ध्यान से देखें तो रिवॉल्ट के कारणों में कई कारण हैं, जिसमें से इकोनॉमिक रीज़न सेंटर में है। इकोनॉमिक रीज़न सेंट्रल रीज़न है, जिससे बाकी सारे रीज़न पनपते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात कहें तो इमीडिएट रीज़न तो कारतूस है, चर्बी से बना हुआ, उसे काटने को लेकर के ही विद्रोह हुआ। तो ये क्यों हुआ? वाजिब समय था ना, इस चर्बी से बने कारतूस को काटने को लेकर के ही विद्रोह, इसका भी समय था। ये भी इसके पहले या इसके बाद नहीं होना था, इसी समय होना था। पूछे क्यों? क्यों? ये जवाब है। देखिए इस रिवॉल्ट में र्यूमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर से वही बात, आज मैं आपसे पूछता हूँ र्यूमर क्या होते हैं? र्यूमर सत्य या झूठ नहीं होते। र्यूमर को कभी सच या झूठ की परिपट्टी पे नहीं देखा जाता। र्यूमर को इस स्केल पे आंका जाता है कि वो आपके भीतरी भाव को, इंटरनल थॉट्स को रियलिटी में कितना एक्सप्रेस करा पा रहे हैं। र्यूमर वो होता है, आप सबके अंदर का एक थॉट है, एक डर है, एक फियर है कि हे प्रभु इंटरनेट ना बंद हो जाए, कोई सोशल ऐप ना बंद हो जाए। ऐसे में अगर एक र्यूमर आदमी आके कहे कि जितना काम करना है 10 बजे तक कर लो, 3 दिन तक डाटा बंद रहेगा, आप पैनिक में आ जाएंगे, एकदम से टेंशन हो जाएगी, एकदम से घबराहट हो जाएगी। या कोई एकदम से कहे
जितनी बैटरी चार्ज करनी है कर लो, 2 दिन बिजली बंद रहेगी, डैम की मरम्मत है, जान निकलने लग जाएगी कि बैटरी चार्ज कर लो मोबाइल की जल्दी, क्योंकि आपके अंदर का भय है कि हाय मोबाइल चला गया तो क्या होगा। र्यूमर ने उसे कैश कर लिया। NIT में पढ़ते हो, र्यूमर आ गया, 2 दिन के लिए सरकार ट्रक 2 दिन के लिए ट्रक वाले ट्रक का चक्का जाम करने वाले हैं, इसकी वजह से मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंचेंगी। आप कहेंगे चलो भाग इधर, सब्जियाँ आ जा। इस र्यूमर का आपसे कोई लेना देना नहीं है, खाना आपको कंटीन से मिलना है, ट्रक चक्का जाम है होता रहे, फल फूल तो वैसे ही कम खाते हैं, दूसरी चीज़ें खींच रहे अपन तो, उसका जुगाड़ पड़ा हुआ है कमरे में, हफ्ते भर का ओके स्टॉक, कोई टेंशन नहीं, कोई र्यूमर ही नहीं, फिर र्यूमर का कोई असर ही नहीं हुआ। कमरे में सामान पड़ा है, र्यूमर आ गया, डायरेक्टर आने वाला है 1 घंटे में, बस इतने ही कहने की ज़रूरत है, गतिविधियाँ चालू, गतिविधियाँ चालू, गतिविधियाँ, गति है जो विधि गति में की जाए, जो काम बहुत स्पीड से किया जाए वो है गतिविधि। ओके, देखा र्यूमर कैसे आपके भीतरी भय से जुड़ा है, र्यूमर कैसे आपकी सोच से जुड़ा है। र्यूमर का तो इस समय में र्यूमर बहुत है, तो र्यूमर सच झूठ नहीं होता, र्यूमर ये होता है कि उसने आपके इंटरनल थॉट को एक्सप्रेस कितना कर दिया प्रैक्टिकली। तो इस समय में एक थॉट ये फैला, अंग्रेज ये कहते मर गए, अखबारों में किताबों में लिखते मर गए कि चर्बी वाले कारतूस तो एक र्यूमर से ही शुरू हुआ। र्यूमर इस तरह से वो कहते हुआ ऐसा कि दमदम, जनवरी 1857 की बात है, दमदम में एक खल्लासी जो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठा रहता है, खिड़की पर खल्लासी कहते हैं, ऐसे सेना में जो पानी पिलाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, खल्लासी कहते हैं। कहते खल्लासी ने ब्राह्मण सैनिक को एक पात्र में पानी ऑफर कर दिया, तो ब्राह्मण ने उसे बदले में कहा कि भाई तूने पात्र क्यों जूठा कर दिया पकड़ के यार, तूने ये पात्र क्यों गंदा कर दिया भाई, कप तो पानी भी पीना था इसमें। वो कहता यार मैंने तुझे पानी ऑफर किया था। कहता वो छोड़, तूने इसे जूठा क्यों अछूत कर दिया तूने यार। तो खल्लासी तमतमा गया और उसे कहता है कि बेटा तुझे अछूत दिखता है ना, तुझे भ्रष्ट नज़र आता है ना, थोड़े दिन रुको, अंग्रेजी सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है तुम्हें पूरे भ्रष्ट करने का, ऐसे ऐसे तुमसे कारतूस कटाएंगे। अल्टीमेटली ये बात ऐसी फैली है कि अंग्रेजी किताबें ये कहती हैं कि बस इस र्यूमर को अंग्रेज कंटेन ही नहीं कर पाए, ये गोली की तरह फैल गया। सवाल ये आता है कि एक र्यूमर कितना फैले या ना फैले ये किस पे निर्भर करता है। ये र्यूमर इसी साल में इतना फैलना था क्योंकि ग्राउंड बनती थी फैलने की। सपोज कीजिए एक पर्सन आपके खिलाफ 10 काम गलत करता है नेगेटिव और वो आपको दिख रहा है, ऐसे में 11वां एक काम ऐसा उसने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन आके कोई इतना भी कह देना अब वो तेरे साथ ये करने वाला है, प्लान कर लिया है, आप बिना विचार के भी मान लोगे कि सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री ये कह रही है। तो आप र्यूमर को कितना सच माने या कितना नहीं, वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ऐसे में 1800 के बाद अंग्रेजी सरकार का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड संस्कृति, ट्रेडिशन, कल्चर और धर्म में दखल करने का रहा, ऐसा एक समाज मानता था। जैसे सबसे बड़ा कारण मिशनरियों को परमिशन देना और भारत में सरकार को के द्वारा खुद चैपलेन को प्रोटेक्शन देना, लोगों को पैसा देकर के धर्म परिवर्तित करना, तेज़ी से लोगों का रिलीजन कन्वर्ट होना, और ये लोगों की आंखों के सामने था, वो देख रहे थे कि कितनी तेज़ी से आदिवासी धर्म परिवर्तन कर गए, कितनी तेज़ी से लोग रिलीजन चेंज कर रहे हैं अपना, तो उनके अंदर ये डर था कि धर्म खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजाने के लिए स्कूल खुलवाने, जिसको एक समाज ये मानता था कि ये हमारे समाज में दखल करने का एक पूरा का पूरा प्रयास है, हम तय करेंगे हमने कौन सी शिक्षा देनी, कितनी नहीं देनी, आप तय नहीं करेंगे, इसलिए वो स्कूल को शैतान खाना कहते थे। अगला, सती प्रथा का बंद कर देना, विधवा का पुनर्विवाह कराने का कानून लाना, बाल विवाह को रोक देना। अगला, मारिया प्रथा और बाकी चीज़ों को रोक देना। दूसरा, आपको मैंने बताया 1850 का कानून, जनरल सर्विसेज एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, पिता का पुत्र अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो फिर भी संपत्ति का अधिकारी होगा, जो कि पहले शायद नहीं होता था। उसके बाद 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट, उसके बाद 1856 का जनरल सर्विसेज एंड लिस्टमेंट एक्ट कि कहीं पर भी आप अपॉइंट हो किया जा सकते हैं, समुद्र भी पार कराया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक ट्रैक ऐसा बना रही थी कि हाँ यह भी बात सत्य है होगी कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये भी किया जा रहा है। और ये र्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग फैला कि कारतूस भी उन चर्बियों से बने हैं। और दूसरी बात,
कि आटे में भी उनकी हड्डियों का चूरमा मिलाया है, हमें पूरी तरह से भ्रष्ट किया जाएगा। सूअर की और गाय की हड्डियों का चूरमा मिलाया है आटे में, आटा छूना बंद कर दिया था सेना और लोगों ने। तो र्यूमर इनकैश हो गया इस पॉइंट पर। ये एक बड़ी कहानी है, आई बात समझ में। अदरवाइज र्यूमर कभी भी इनकैश नहीं होते। र्यूमर इतने सक्सेसफुल हुए क्योंकि प्रोफेसीज बहुत थी, प्रोफेसीज बहुत थी ना, प्रोफेसर ही बड़े थे जो प्रोफेस कर रहे थे कि र्यूमर कैसे आगे से आगे बढ़े। और वो कौन थे? अब तक के शासकों के द्वारा जो लोग पोषित किए जा रहे थे, जो लोग पैट्रॉन किए जा रहे थे, वो मौलवी, वो प्रीचर, वो साधु, वो सन्यासी, वो नागा, अब शासक ही नहीं रहे तो शासक के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे प्रीचर्स भी नहीं रहेंगे फिर। तो वो उन प्रीचर्स ने गांव गांव जा कर के एक माहौल बना दिया था कि अंग्रेजी शासन ठीक नहीं। ऐसे में ये बने हैं कैरियर र्यूमर्स को प्रमोट करने वाले, और इन्होंने लोगों के सुपरस्टिशन को, लोगों के थॉट्स को कैश किया, क्योंकि उनको उनकी फैंटेसीज़ को ये जानते थे 100 साल बाद ही कुछ होगा। ये कहानी चर्बी और बाकी सिचुएशन आज दिन तक नहीं पता कि चर्बी वाले कारतूस थे कि नहीं थे, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। आई बात समझ में? तो ये सारी स्टोरीज ने वर्क किया। अगला सवाल ये पैदा होता है कि रिवॉल्ट पॉपुलर था कि क्या था। मुद्दा ये पैदा होता है कि पॉपुलर था कि नहीं था। चलिए इस वर्ड को जस्टिफाई करता हूँ कि पॉपुलर था कि नहीं था। बहुत सारी चीज़ें इसी के थ्रू पता लग जाएंगी। देखिए, जब आप रिवॉल्ट का चर्चा करते हैं तो पहली तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक पॉपुलर रिवॉल्ट था, ठीक है। लेकिन एक वर्ग के लेवल पर वीडी सावरकर ये भी कहते हैं कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसके ऊपर बहुत से डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं। बहुत से भारतीय इतिहासकार ही इसी चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये एक म्यूटिनी थी, एक पॉपुलर अपराइजिंग था। समझते हैं कि ये सारी कहानी क्या है। सबसे पहले तो ये एक पॉपुलर मूवमेंट था, और फिर इसकी वीकनेसेस क्या थी जिसकी वजह से लोग इसे पॉपुलर मूवमेंट मानने से इनकार कर रहे हैं। दोनों पक्ष समझने पड़ेंगे ना। तो वो पक्ष कुछ इस तरह से, पॉपुलर मूवमेंट था, ये एक पक्ष किस आधार पर मानता है? वो पक्ष पॉपुलर मूवमेंट मानता है, वो कहता है कि सेना के साथ बड़े पैमाने पर पीजेंट आके खड़े हुए, बड़े लेवल पर जमींदार, तालुकदार आके खड़े हुए, पुराने रूलर, प्रिंसेस आकर के खड़े हुए, आर्टिजन, हैंडीक्राफ्ट वर्कर आकर के खड़े हुए, रूरल अर्बन मासेस दोनों खड़े हुए। वही कहते हैं। बिपिन चंद्र की अगर मैं बात कहूँ तो बिपिन चंद्र कहते हैं कि एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इस रिवॉल्ट में बहुत बड़ी शिरकत, बहुत बड़े पैमाने पर, फौजियों से भी ज़्यादा कई पैमाने पर सिविलियन शामिल थे। वो ये कहते हैं कि अगर हम अवध की बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोग रिवॉल्ट का हिस्सा थे, जिसमें से 1 लाख सिविलियन थे, 50,000 नॉन सिविलियन थे। यानी कि यहाँ पर ये तय होता है, वो ये कहते हैं कि कुछ इलाकों में तो इनफैक्ट आर्मी मैन पहुँचे ही नहीं थे अभी, और ये कार्य सिविलियंस ने कर दिया। और कुछ एरिया में तो आर्मी मैन पहुँचे नहीं की कहानी नहीं, आर्मी मैन थे ही नहीं वहाँ पर, फिर भी ये काम सिविलियंस ने वहाँ पर किया। तो मतलब कई एरिया में सिविलियन आउट नंबर कर गए आर्मी को, कई एरिया में आर्मी की लीडरशिप की भी ज़रूरत नहीं थी, सिविलियन अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये बड़े लेवल पर एक अपराइजिंग थी, एक पॉपुलर मूवमेंट के तौर पर इस तरह से देखी जा सकती है। इन सभी वर्गों का इसमें शामिल होना तय था। सब क्यों शामिल हो इसके कारण कल के लेक्चर में बताए हैं, वो आज बताने का आधार नहीं बनता। लेकिन एक वर्ग कहता है कि भारत में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा भारत तो इसमें था ही नहीं। वो कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाए तो पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा इसमें था, साउथ की तरफ देखें तो नर्मदा इसकी बाउंड्री हो गई, उसके नीचे तो ये गया ही नहीं। वेस्ट में अगर आप देखें तो राजस्थान का कुछ हिस्सा, और ईस्ट में देखें तो बिहार। तो ये तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस था, जिसमें नॉर्थ साउथ, इस हिसाब से नॉर्थ पंजाब और नर्मदा के बीच, बिहार और राजस्थान के बीच का भी कुल क्षेत्र इनके पास नहीं था, इसके प्रभाव में नहीं था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी रियासतें उस समय में, जैसे पंजाब की रियासत, पंजाब के रूलर पटियाला, नाभा, जींद,
ये तो शामिल ही नहीं थे। कश्मीर, कश्मीर रियासत, कश्मीर के महाराज शामिल ही नहीं थे। राणा ऑफ नेपाल शामिल ही नहीं थे। जोधपुर रियासत राजस्थान शामिल ही नहीं थे। मध्य प्रदेश सिंधिया शामिल ही नहीं थे। इंदौर के होलकर, सिंधिया ग्वालियर, इंदौर से होलकर शामिल ही नहीं थे। वो कहते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम शामिल नहीं थे। और वो कहते हैं कि नवाब ऑफ भोपाल शामिल नहीं थे। तो ये सब तो शामिल नहीं थे, वो कहते थे। तो फिर ये पॉपुलर मूवमेंट किस तरह से हुआ? लेकिन जो इतिहासकार कहते हैं कि पॉपुलर मूवमेंट है, तो उनका कहना ये था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर राजा और रियासतें शामिल नहीं थी, लेकिन ग्वालियर के सिंधियाओं के 12,000 सैनिकों ने तांत्या टोपे का समर्थन किया और इंदौर के होलकर के 20,000 सैनिकों ने तांत्या टोपे का समर्थन किया। मतलब एक ऐसा भी पर्सन था इस 1857 के विद्रोह में जिसके पीछे 32,000 सैनिक किसी दूसरी रियासत के आके खड़े हैं, जबकि ये भारत के इतिहास का वो दौर है कि 500 सैनिक खड़े करने हो जाए तो बड़ी बात है। अंग्रेज 500 सैनिकों के दम पे युद्ध जीत जाते थे, 32,000 सैनिक तांत्या टोपे ने साथ जोड़ दिए। आई बात समझ में? तो रियासत ने साथ नहीं दिया, राजा ने साथ नहीं दिया, लेकिन सैनिक ने विद्रोह कर दिया अपने ही राजा का और साथ देने चले गए रिवॉल्ट का। ये एक यूनिक चीज़ याद रखनी। वो ये कहते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम नहीं साथ दिए, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम की टेरिटरी के सिविलियंस ने साथ दिया। वो निकल के गए कि हम साथ देंगे। वो ये कहते हैं कि जितने भी आप राज्यों के नाम गिरा रहे हैं, इनमें से तकरीबन किसी राज्य में से सेना, किसी राज्य में से सिविलियन, किसी राज्य में इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का काम लोगों ने किया है। हाँ, ये बात अलग है कि स्टेट, इन्हें स्टेट कहेंगे ना अपने अपने टेरिटरी में, स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोक्लेम्ड पॉलिसी नहीं थी कि विद्रोह का साथ देना है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये पॉपुलर नहीं था। लेकिन जो लोग इसे पॉपुलर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्टेट के द्वारा डिनाई करने पर भी लोग और सेना ने समर्थन दिया, तो ये पॉपुलर से कम नहीं था। जो वर्ग कहता है कि ये पॉपुलर नहीं था, वो ये वर्ग कहता है कि हाँ, पहले ये समझा दो कि ये शामिल क्यों नहीं हुए। दिमाग में प्रश्न आ सकता है, क्यों नहीं साथ दे रहे ये लोग? ये सवाल बनता है मेन। पटियाला, नाभा, जींद और पंजाब साथ क्यों नहीं दे रहा? एक तो कारण ये है कि जब एंग्लो सिख वॉर हो रही थी तो सिखों का दमन, उन सेनाओं को ख़त्म करने का तरफ काम अंग्रेज़ों की तरफ से इन्हीं बंगाल आर्मी ने किया था, और उसमें मेनली अवधी सैनिक ही थे। तो इस समय पंजाब के लोगों का ये कहना था, जिन लोगों को वेव किया इन राजाओं ने ये कह करके कि जब हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे, अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेज़ों की तरफ से थे। आज बात इनकी सरजमीन की आई है, आज बात इनकी फैमिलीज़ की आई, इनके सैलरी, इनके अलाउंसेस की आई है, तो आज ये खड़े हो गए और ये नारा दे रहे हैं कि ये देश की लड़ाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरा कारण, ये खुद पटियाला, नाभा, जींद वो रियासतें हैं जिन्होंने एंग्लो सिख वॉर में महाराजा रणजीत सिंह की सेना, उनके जो वंशजों के द्वारा जो मोर्चा संभाला था, उसे कमज़ोर करने का काम किया। ये भेदी, इन्होंने भेदा है। तो इसकी वजह से इनको तो नर्चर किया अंग्रेज़ों ने, इन्हें तो साथ दिया, तो अभी भी आगे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इनफैक्ट लॉर्ड कैनिंग कहता है कि ये रियासतों ने एज अ ब्रेक वाटर वर्क किया है कि जो तूफान, जो सुनामी, सैलाब हमारी तरफ आ रहा था, सामने ये खड़े हो गए, वाटर को ब्रेक कर दिया, वरना ये सुनामी, ये सैलाब हमें बहा ले जाता। ये बड़ी बात है, वो तो कंसिडर कर रहे थे, तो इन्हें ब्रेक वाटर कहा गया। अगर कोई पूछे ब्रेक वाटर कौन थे 1857 के, तो ये थे रियासतें, इन्होंने साथ दिया अंग्रेज़ों का। कश्मीर के महाराज, और अगला कारण कि पंजाब इसलिए भी नहीं शामिल होगा क्योंकि किसी भी कीमत पर उनको बहादुर शाह जफ़र बर्दाश्त नहीं है, एज अ रूलर नहीं चाहिए। बस कश्मीर महाराजा क्यों नहीं शामिल होंगे, और कश्मीर महाराजा किधर से शामिल हो जाएंगे? पंजाब शामिल नहीं तो कश्मीर रियासत भी शामिल नहीं। 1-on-1 ही चलता था इनका, एक ही चलता था काम सिलसिला। राणा ऑफ नेपाल तो शुरू से ही, जब सेनाएं हार चुकी थी नेपाल की, मैंने बताया था आपको पहले एंग्लो नेपाल वॉर के दौरान, उसी दौरान ही इन राणाओं से संधि हो गई थी कि बस ये आर्मिस्टिस है, ये लाइन है, इसके ऊपर आप रहेंगे, पहाड़ी राज्य आपके हैं और आप सेना गुरखा हमें प्रोवाइड किया करेंगे, हम उनका साथ लेकर के युद्ध लड़ा करेंगे। तो पहले से ट्रीटी है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कैसे विद्रोहियों का साथ दे दें। हमारी जस्ट विसिनिटी में, गंगा के मैदानों में ये सैनिक अगर कल को जीत गए, अंग्रेज़ तो फिर नियम से चलते हैं, उनसे तो फिर करार हो सकते हैं। इन सैनिकों से करार कल को कौन करेगा? हमारी बाउंड्री की सिक्योरिटी कौन तय करेगा? ना 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 बाबा, इन्हें नहीं जीतने दे जोधपुर राजस्थान का अपना कहना था कि भैया अगर नाना साहेब जीते
मराठे अगर जीते तो ये मराठों ने तो आज दिन तक चौथ, सरदेशमुखी इन नामों पर हमें लूटा, इनका साथ दोबारा नहीं दे सकते। अंग्रेजी ठीक है। सिंधिया और इन होलकर, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1818 में ही इनके साथ तो पहले ही करार हो गया था। इन्हें तो जीवन दान ही उस ट्रीटी के तहत मिला है कि भाई आप रहेंगे, सब्सिडरी अलायंस के तहत जिंदा रहिए। तो ये अब अपने बेनिफिट कैसे लूज़ कर सकते हैं, ये क्यों विद्रोही बने, कहते चलने दो, कोई चक्कर नहीं। हैदराबाद के निज़ाम सेम वही, इनकी भी ट्रीटी चल रही है अंग्रेज़ों के साथ और अंग्रेज़ों ने इन्हें भी पोषित करके रखा हुआ है। नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल किसका था पहले, इंदौर होलकरों का था। इधर होलकर, ऊपर सिंधिया, बीच में नवाब बिठाए भोपाल वाले। तो नवाब तो नेचुरली अंग्रेज़ों ने ही फिट किए हैं। अंग्रेज़ कह रहे हैं बेटे नवाब तेरे को कोई दिक्कत नहीं, अपन खड़े हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, ओके। तो ये क्यों खिलाफ जाएंगे उनके, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये इनके कारण थे जिसकी वजह से ये नहीं आए भाइयों, है ना। अगली कहानी, और कौन सा वर्ग था जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया और पॉपुलर मूवमेंट का टैग छीना? बंगाल के ज़मींदार। बंगाल के ज़मींदार बिटिया, आपको लगता है कभी भी विद्रोहियों का साथ देंगे? बंगाल के ज़मींदार तो पैदा ही अंग्रेज़ों के किए हुए थे, संतानें थी उनकी, मतलब बायोलॉजिकल संतानें नहीं, मतलब रियल नहीं, मतलब ऐसे, मतलब सिस्टम। बेटा आप टेंशन में आयोगे तो बूढ़े बूढ़े ज़मींदार अंग्रेज़ों ने कैसे पैदा कर दिए, मतलब संतानें थी उनकी, बायोलॉजिकल नहीं थी, टेक्निकल संतानें, ओके, पॉलिटिकल संतानें। तो ये तो कभी विद्रोहियों का साथ नहीं देंगे। ऊपर से जो थोड़े बहुत देना भी चाहते थे वो डर गए थे। क्यों डर गए जानते हो? क्योंकि जब सिपाहियों ने म्यूटिनी कर दी थी तो लगे हाथ हर किसी ने हर उस पर्सन को उखाड़ देना चाहा जो अंग्रेज़ों से जुड़ा है या अंग्रेज़ों के सिस्टम की वजह से लोगों को नोच पाया, जैसे मनी लेंडर, ट्रेडर, तालुकदार, ज़मींदार। तो किसानों ने उनकी इन्वेंट्रीज, उनके रिकॉर्ड्स, उनके घर, उनके कोषागार, भंडारगार, वेयर हाउसेस सब जला दिए थे। तो ज़मींदार डरते थे कि कहीं ये हमें भी ना झेलना पड़ जाए अगर विद्रोहियों का साथ दे दिया। दमन ही करो भैया। अगली बात, ये बात ठीक है कि आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट वर्कर साथ दे रहा था मूवमेंट का, ये बात ठीक है कि किसान मूवमेंट का साथ दे रहा था, ज़मींदार खिलाफ था। आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट वर्कर साथ दे रहा था, लेकिन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का मॉडर्न मर्चेंट, मॉडर्न ट्रेडर, मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट साथ नहीं था, क्योंकि उसे इंटरनेशनल ट्रेड से फ़ायदा था और इंटरनेशनल ट्रेड इस समय ब्रिटिश ओरिएंटेड ट्रेड ही तो था। तो मद्रास का, बॉम्बे का और कलकत्ता का जो ट्रेडर था, जो मर्चेंट था, जो इंडस्ट्रीज था, उसने साथ नहीं दिया। एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल सेक्शन ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल सेक्शन का यहाँ पर यह कहना था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विद्रोह एक ख़ास तरह का पॉलिटिकल सिस्टम देना चाहता है और वो पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह का कैरेक्टर में फ्यूडल है, फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर वापस से स्थापित करना चाहते हैं। वही नाना साहेब, वही कुंवर सिंह, वही बिरजिस कादिर, वाजिद अली शाह नवाब, वही बहादुर शाह जफ़र। ये तो वो सामंतवादी समाज है जो 150 साल में ख़त्म हुआ। अगर ये समाज, ये शासन, ये प्रक्रिया इतनी ही प्रबुद्ध और मजबूत थी तो फिर अंग्रेज इन्हें ख़त्म करके शासन कैसे स्थापित कर गए? इन्हीं के तहत तो ऑर्थोडॉक्सी, इन्हीं के तहत तो सुपरस्टिशन, बाइगॉटरी, इविल प्रैक्टिसेस, हर चीज़ को प्रमोट किया गया है। पुनः इनकी स्थापना हो जाए तो ये कैसे? तो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लासेस का कहना था कि भैया नया पॉलिटिकल सिस्टम, फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस कह रहा हूँ मैं तो क्या बात है, एडवांस सोसाइटी, एडवांस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटी, ये सब चाहिए। ये आने वाला भारत का भविष्य। वापस फिर 300 साल पुराने वाले साम्राज्य में चले जाना, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? क्योंकि फ्यूचर रोड मैप नहीं था विद्रोहियों के बाद। उनसे एक सवाल पूछा जाता था, इसके बाद क्या? तो पता नहीं। इसका जवाब जब तक इंटेलेक्चुअल सेक्शन को नहीं मिलता वो साथ नहीं देंगे। लेकिन कतई ये ना समझ लेना कि वो एंटी इंडिया थे। इंटेलेक्चुअल सेक्शन एंटी इंडिया था और वो प्रो ब्रिटिश थे, नहीं, वो एंटी इंडिया नहीं थे, क्योंकि आने वाले समय में वही कमान संभालेंगे फ्रीडम मूवमेंट की, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। और वो प्रो ब्रिटिश भी नहीं थे। सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि वो वापस फ्यूडलिज्म की तरफ नहीं जाने देना चाहते थे भारत को। वो एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स दे रहे थे। वो एक लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट चाहते थे, जैसे कि एक्ट के वाया, जो ब्रिटिशर्स के तहत मिल रहा था। और ये ब्रिटिशर्स ही तहत जिसके तहत एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप
पॉलिटिकल पोजीशंस तक जा सकते हैं, आईएएस और बाकी प्रक्रिया में एंटर हो सकते हैं, जो राजशाही में सिर्फ और सिर्फ प्लीजिंग प्रोसेस के थ्रू ही कर सकते थे आप, प्लीज़ करके राजाओं को, कंपटीशन और ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस तरह से वो ना ब्रिटिशर्स को पसंद कर रहे थे, ना वो विद्रोहियों को। उनका मुद्दा था कि एक ऐसा भारत आने वाले समय बनना चाहिए जो फॉरवर्ड लुकिंग होगा, एडवांस होगा, न्यू सिस्टम, कल्चर, सोसाइटी, न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइज होंगे। यहाँ पे वो गलत पड़ गए इस बात में कि उन्हें यह भ्रम हो गया कि ये सब अंग्रेज़ों के रहते हो सकता है, और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी दूरदर्शी निकले। उनको ये दिख गया कि ये होगा अगर कभी तो ये अंग्रेज़ों के रहते नहीं होगा और अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज़ जो भी सिस्टम बनाएंगे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ से भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश फीलिंग आई, क्योंकि उनका मानना ये था कि अंग्रेज़ों ने कभी खुद को भारतीय बनाया ही नहीं, वो हमेशा एज अ फॉरेनर इंडिया में रहे हैं, फिरंगी, और वो आप तक आने वाले बाकी इन्वेडर से बिल्कुल अलग है। वो कभी इंडियनाइज नहीं हुए, वो यहाँ आते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को खाते हैं, गबन करते हैं और वापस चले जाते हैं। इस वजह से वो आपकी सहूलत, आपके विकास या आपके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लास का थॉट गलत पड़ा, लेकिन वो एंटी इंडिया नहीं थे, या फिर वो बहुत प्रो ब्रिटिश भी नहीं थे। एक अर्बन लेवल का एजुकेटेड मिडिल क्लास और हाई क्लास एक सेगमेंट था, जो अंग्रेज़ों से इस बात से तो नाराज़ था कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में कंपटीशन के वाया हायर पोस्ट जो है वो नहीं एलोकेट करते हो लोगों को, इंडियंस को। लेकिन वो मोर ओवर रिवॉल्ट के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो बहुत केओटिक हो जाएगा, इसका एंड रिजल्ट तो इज अल्टीमेट कैओस। फिर जो एक इस्टेब्लिश सिस्टम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो लॉ की बात क्या करोगे भैया। ऑर्डर फॉलो कराने के लिए एक तंत्र चाहिए, तंत्र तो इनके पास है ही नहीं, तो उसने भी समर्थन नहीं दिया। तो इन सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला, तो कहा जाता है कि भाई ये पॉपुलर रिवॉल्ट नहीं था। और अंग्रेज तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं था, ये एक म्यूटिनी थी, एंड सिंपली दे वर म्यूटिनियर्स। तो उनसे पूछा फिर ये जो गाँव से किसानों का, ज़मींदारों का, आर्टिजन का, हैंडीक्राफ्ट वर्कर का, इन सबका जो साथ मिला, ये क्या था? ये अपराइजिंग या पॉपुलर मूवमेंट नहीं था। तो वो ये कहते हैं नहीं, ये म्यूटिनी थी। ऐसे में इन सैनिकों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़त्म कर दी जिस एरिया में। फिर वहाँ पे लोग दंगाई हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की एब्सेंस में लोग दंगाई हो गए। तो इट वाज सिंपली राइटर्स मॉब। तो वो इन्हें अपराइजर्स नहीं कहते, वो इन्हें रिबेल नहीं कहते, वो इसे पॉपुलर मूवमेंट नहीं कहते, वो इसे मॉब कहते हैं। वो इसे एक झुंड कहते हैं दंगाइयों का, कि लॉ एंड ऑर्डर जब भी एब्सेंट होता है तो दंगाई भुड़कते हैं। पंजाबी का शब्द मैं हिंदी में बोलने वाला था, भुड़कते हैं। पंजाबी में है या पुड़कते हैं, हिंदी में है कि फुदकते हैं, उछलते हैं। मैं मिक्स करने वाला था, हैं ऐसा हो जाता है, क्षेत्र आ जाता है कहेंगे। चलो मुद्दे की बात समझते हैं। तो मुद्दे की बात है, वो कह रहे हैं कि ये अपने अपने कारणों से सब कर रहे हैं। जैसे उनका कहना ये था कि फॉर एग्जाम्पल दंगा क्या है? दंगा उसका कहना है कि जिस मर्द को औरत को दबोचना है वो लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखते हुए औरत दबोच लेगा, जिसको पानी पे कब्जा करना है पानी कब्जा लेगा, जिसको खान पान अनाज का भंडार दबाना है वो अनाज का भंडार दबा लेगा। उसका पर्पस बस उतना ही है। ये दंगा था, ये कोई रिबेल नहीं था, ये उनका थ्योरी है। लेकिन फिर एक वर्ग आता है वो कहता है ऐसा नहीं था, ये दंगा नहीं था, सिंपली ये अपने आप में एक पूरा का पूरा रिबेल था। रिबेल इसलिए था कि अगर आप पॉपुलर मूवमेंट के कंसेप्ट को देखें तो एक्शन सिमिलर नज़र आते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी। एक्शंस ये हैं कि पूरे के पूरे ब्रिटिश तंत्र और उनसे जुड़े लोगों को टारगेट किया गया है, जैसे रेलवे लाइन को, पोस्ट ऑफिसेस को, पुलिस स्टेशंस को, आर्मी हाउसेस को, एम्यूनेशन सेंटर को, ट्रेजरी को। फिर जहाँ पर भी बही खाते पड़े हैं, मनी लेंडर को, ट्रेडर को, मर्चेंट, जो लोग ज़मीनें हथिया लेते थे उनको। तो मतलब ये है कि एक खास धारा में कार्य किया गया है, एक खास लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया गया है, एक सीक्वेंस में वर्क हुआ है और एक डिफाइंड एक्शन था। आई बात समझ में? उन्हें पता था कि इन्हें उखाड़ना है। एक वर्ग तो आगे चला गया, वो कह रहा है कि इस तरह से बही खातों को जला देना, पूरी तरह से लोकल मनी लेंडर को, ट्रेडर को ख़त्म कर देना, कहीं ऐसा तो नहीं था कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम को उखाड़ के कोई नया अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सिस्टम देना चाह रहे थे वो। तो ये इतिहासकार तो यहाँ तक भी गए, वो कह रहे हैं कि ये एक कवायद थी एक नया पॉलिटिकल सिस्टम देने की। आई बात समझ में? तो वो कह रहे हैं कि दंगा नहीं था ये, इट वाज पॉपुलर मूवमेंट जो पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज हुई है। आई बात समझ में?
तो ये सारी कहानियाँ थी जो हमने अभी तक देखी। एक सवाल जो हल नहीं होता आज दिन तक, हम प्रयास करते हैं इसे समझने का, ऐसा कभी नहीं कहेंगे भी हमने हल कर दिया है, नहीं, हल नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे और हम आपको बेहतरी से नज़दीक ले जाएंगे, हल के नज़दीक। हल वही होता है ना जब हम नज़दीक आ जाते हैं, दैट्स इट। ओके, ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ा करते, आओ हल ढूंढ लेंगे हम, तो निराश ही होगी पूरी, उम्मीद छोड़ के बैठ गई, शरीर छोड़ के, आओ कोई बात नहीं। तो एक सवाल है जिसका सोल्यूशन नहीं आज तक मिला। सवाल ये है कि ये एक स्पॉन्टेनियस, अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, रिवॉल्ट था, या ये एक सीक्रेटली वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था? इसका जवाब देना बनता कि नहीं? चलो इसका जवाब देता हूँ और इसके लिए कुछ कहानियाँ भी सुनाऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि ये एक अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। वो लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यह एक अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। कारण क्या है? तो वो ये कहते हैं कि सैनिक लंबे समय से अलाउंसेस, भत्ता, सैलरी, इन चीज़ों को लेकर के परेशान थे। फिर अचानक से जब परिस्थितियाँ बदली 1856 में, जब अवध का अनेक्सेशन हो गया, उसके बाद फ्यूल हो गई सारी सिचुएशंस। धर्म का मामला वहीं खड़ा था, उन लोगों के जितने भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल प्रॉब्लम थी वो वहीं खड़ी थी, लेकिन एकदम से उसे इंस्टिगेट कर दिया मटेरियल रीजंस ने, क्योंकि अवध के लोगों का नुकसान हुआ अचानक से और सेना वहाँ से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से